हम जानते हैं कि कोई भी देश दुश्मन की सैन्य ताकत को कमजोर करने और युद्ध जीतने के लिए कुछ असामान्य तरीके अपनाता है। ऐसी ही एक चाल थी 1971 का युद्ध पूर्व रॉ द्वारा किया गया नकली विमान अपहरण। लेकिन किस बात ने रॉ को एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया? लिखित का यह वीडियो शानदार ऑपरेशन गंगा का वर्णन है। समस्याएं तब शुरू हुई जब पूर्वी पाकिस्तान में केंद्रित आवामी लीग ने 1970 के पाकिस्तान आम चुनाव में जीत हासिल की। पश्चिम पाकिस्तान सत्ता की सीट शेख मुजिबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थी। मुजिबुर रहमान ने इस अन्याय के खिलाफ विभिन्न संघर्षों का आह्वान किया। इसके साथ ही पूर्वी बंगाल के लोगों ने एकजुट होकर स्वायत्तता के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन यह सब पाकिस्तान के सैन्य कमांडर याहिया खान ने निर्ममता से दबाने का आदेश दिया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी समूह द्वारा किए गए हमलों के जवाब में कई नरसंहार किए। इस समय भारत पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा था। भारत के पश्चिम और पूर्व में शत्रु देश का होना लंबे समय के लिए नई दिल्ली की सुरक्षा हितों के अनुकूल नहीं था। सत्ता में आने के दिन से ही रॉ प्रमुख काव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यही सलाह दी। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में इस असर का लाभ उठाकर पाकिस्तान का विभाजन कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और काव को इस तरह के कदम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। भारतीय सेना ने तब मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण और हथियार देना शुरू किया, जो रॉ के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अधिक सैनिकों और हथियारों को तैनात करके जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही मुक्ति बाहिनी असफलता के कगार पर पहुंच गई। साथ ही पाकिस्तान की आंतरिक समस्या में भारत सीधे दखल नहीं दे सकता था। भारत के पास एकमात्र विकल्प पूर्वी पाकिस्तान में अतिरिक्त सैनिकों और सामग्रियों की आवाजाही को रोकना था। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान भारतीय हवाई क्षेत्र के माध्यम से और भारत के चारों ओर पानी के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना को आपूर्ति पहुंचाता था। मुक्ति बाहिनी के खिलाफ तेजी से तैनाती के संबंध में हवाई क्षेत्र से आने वाली सेना को रोकना जरूरी था। हालांकि भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह पर्याप्त कारण के बिना पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से नहीं रोक सकता था। इसका कारण 1944 में लागू हुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात कानून था। लेकिन काव ने माना कि किसी भी तरह से हवाई मार्ग से पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों को रोकना आवश्यक था। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति प्रधानमंत्री ने रॉ को दी। इसकी योजना बनाते समय काव के लिए एक जरूरी संदेश आया। वह उत्तर प्रदेश में सरसावा एयरबेस में थे, जो रॉ की हवाई जासूसी शाखा एविएशन रिसर्च सेंटर का मुख्यालय था। संदेश यह था कि भारत में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईएसआई नियोजित एक जासूस को बीएसएफ ने कश्मीर के पाकिस्तान सीमा पर हिरासत में ले लिया। काव के कहने पर विशेष सेवा ब्यूरो के कमांडो उसे उनके पास ले आए। फिर रॉ के पूछताछ विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत पूछताछ में यह पता चला कि वह कुछ साल पहले कश्मीर के श्रीनगर से पाकिस्तान के पेशावर चला गया था और उसका नाम हाशिम कुरैशी था। वह आतंकवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट का सक्रिय सदस्य था और उसे पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा धन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। 1970 में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 4 देशों के विमानों का अपहरण कर लिया और उन्हें जॉर्डन में डॉसन एयरफील्ड में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आईएसआई ने भारत में उसी पैटर्न का पालन करने की योजना बनाई। आईएसआई के निर्देश थे कि एक भारतीय विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान में उतारा जाए, बंधक बनाया जाए और फिर विमान को नष्ट कर दिया जाए। कुरैशी ने यह भी कहा कि आईएसआई ने मुक्ति बाहिनी की मदद करने वाले भारत के खिलाफ यह योजना बनाई थी। पूछताछ के बाद हुई रॉ बैठक में काव ने एक नई योजना पेश की। उनकी योजना हाशिम कुरैशी का उपयोग करके आईएसआई द्वारा रची गई इस साजिश में कुछ बदलाव लाके आगे जाने का था। काव की गणना यह थी कि अपहरण का दोष पाकिस्तान पर मढ़ दिया जाएगा और यह कारण बताकर उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका जाए। उसके लिए उन्होंने हाशिम कुरैशी को डबल एजेंट के तौर पर रखने का सुझाव भी दिया।
उसके बाद कुरैशी को रॉ के एक अज्ञात स्थान में पहुंचाया गया। वहां उन्होंने कुरैशी को अपनी योजना के बारे में बताया। अगर कुरैशी उनकी बात को मानता है तो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, वरना उसे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस वादे के साथ रॉ ने कुरैशी को अपने साथ ले लिया। रॉ ने अपहरण की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कुरैशी को उत्तर प्रदेश के चक्रत में रॉ एजेंटों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। रॉ के जासूसों ने हाशिम कुरैशी के चचेरे भाई अशरफ कुरैशी को भी पकड़ा। काओ ने व्यक्तिगत रूप से उनके प्रशिक्षण का अवलोकन और मूल्यांकन किया। अगला कदम रॉ के इस मिशन के लिए नागरिक यात्री विमान की खोज करना था। इस उद्देश्य के लिए रॉ की सहायक कंपनी एविएशन रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों ने एक इंडियन एयरलाइंस विमान खोज निकाला, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ था। F-27 गंगा इंडियन एयरलाइन सर्विस का सबसे पुराना फोकर मैत्री विमान था। इसके बाद विमान को मिशन के अनुकूल बनाने के लिए मार्ग बदल दिया गया। रॉ ने विमान के पायलट और यात्रियों को खुद चुना, जबकि सहायक एविएशन रिसर्च सेंटर के लोग पायलट बन गए। यात्रियों के रूप में नामित सभी रॉ के आदमी थे। यह सब ISI को रॉ की योजना पर शक करने से रोकने के लिए था। गंगा विमान को नियमित उड़ान भरने के अलावा रॉ ने यात्रियों में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर भी ध्यान दिया, लेकिन ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रॉ से जुड़े हुए थे। मिशन काफी जटिल और साहसिक था। कुरैशी ने ISI के मुख्यालय को खबर भिजवाई कि भारतीय विमान को हाईजैक करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फिर कुरैशी और सभी महिलाओं और बच्चों को, जो विमान में सवार होने वाले थे, श्रीनगर में एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। कुरैशी को यह नहीं पता था कि पायलट से लेकर यात्री तक सभी रॉ के एजेंट हैं। रॉ के सभी प्लान इतने सटीक थे। रॉ ने अपना गुप्त मिशन ऑपरेशन गंगा 30 जनवरी 1971 को निर्धारित समय के अनुसार दोपहर के आसपास शुरू किया। हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने यात्रियों के रूप में श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए तैयार F-27 गंगा में प्रवेश किया। दोपहर 1:05 पर F-27 गंगा ने श्रीनगर हवाई अड्डे से 29 यात्रियों और 3 चालक दल के साथ जम्मू के सत्व हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। मिनटों के भीतर हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने घोषणा की कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रॉ के 2 एजेंटों द्वारा कुरैशी को दी गई नकली पिस्तौल और ग्रेनेड से पायलट और चालक दल को डराकर इस कार्य को पूरा किया। यात्री सभी रॉ के आदमी थे, लेकिन वे सभी एक स्वाभाविक भय का अभिनय कर रहे थे और शांत थे। काव ने अपने एजेंटों से कहा था कि अगर कुरैशी रॉ की योजनाओं के खिलाफ काम करता है तो उसे तुरंत मार दिया जाए। इसीलिए रॉ के सभी एजेंट हथियारों से लैस थे। कुरैशी चाहते थे कि गंगा का पायलट अपहरित विमान को जम्मू जाने के बजाय पाकिस्तान के लाहौर ले जाए। यह निर्देश उन्हें रॉ द्वारा दिया गया था। पायलट ने श्रीनगर ATC को सूचित किया कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है और इसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। ATC ने तुरंत यह जानकारी नई दिल्ली में एविएशन मंत्रालय को दी, जिसने इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ध्यान में लाया। रॉ की कहानी के सभी दृश्य स्पष्ट थे। इंदिरा जी ने बिना समय गंवाए ऑल इंडिया रेडियो को इसे एक बड़ी खबर बनाने और हर कुछ मिनटों में प्रसारित करने का निर्देश दिया। ऑल इंडिया रेडियो ने तुरंत दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक भारतीय विमान को हाईजैक कर उसे लाहौर में उतारा है। BBC और CNN जैसे वैश्विक मीडिया ने इसका अनुसरण किया और इसे समाचार बना दिया। पहले पाकिस्तानी अधिकारी लाहौर हवाई अड्डे पर विमान को उतारने के लिए सहमत नहीं हुए, जो पहले ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। लेकिन जब हाशिम कुरैशी ने खुद लाहौर ATC के माध्यम से ISI के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया तो विमान को लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई। विमान के लाहौर हवाई अड्डे पर उतरने और टैक्सी बे के एक खाली कोने में खड़े होने के बाद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी से बातचीत शुरू की। इस बीच बंधकों की रिहाई के लिए पाकिस्तान से संपर्क कर भारत ने चेतावनी दी कि उनकी रिहाई सुनिश्चित करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन हाशिम कुरैशी केवल जुल्फिकार अली भुट्टो से बातचीत करने को तैयार था, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। कुरैशी ने रॉ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसा अनुरोध किया। हालात यह हो गए थे कि पाकिस्तान भारत की जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने लगा। वे यह भी समझ गए थे कि इसके जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तान और आतंकवादियों का कनेक्शन साफ हो जाएगा। खतरे को भांपते हुए पाक नेतृत्व ने समस्या को और अधिक बढ़ाए बिना
सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया। हाशिम कुरैशी के कहने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। भुट्टो का उद्देश्य इस मुद्दे को सरलता से खत्म करने का था। कुरैशी की मांग 32 NLF कार्यकर्ताओं को रिहा करने की थी, जो भारतीय जेलों में बंद थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत सरकार तैयार नहीं हुई तो वे विमान में बम गिरा देंगे और सभी बंधकों को मार देंगे। यह जानकारी भारत को दी गई और अनुरोध किया गया कि नई दिल्ली पाकिस्तानी हाईजैकर्स के साथ बातचीत के लिए एक विशेष दूत भेजे, लेकिन भारत की स्थिति यह थी कि वह अपना दूत नहीं भेजेगा और इस वजह से NLF कैदियों को भारतीय जेलों से रिहा करने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए यात्रियों को रिहा करने की पहल नहीं की तो वे भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ने वाले पाकिस्तानी विमान को मार गिराएंगे। उसके साथ पाकिस्तानी ISI ने डबल एजेंट हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को भारतीय बंधकों को रिहा करने का निर्देश दिया। फिर 2 फरवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट के बंधकों को रिहा कर दिया गया और पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें भारत भेज दिया, लेकिन उनका प्रयास विदेश मंत्री भुट्टो के प्रभावी हस्तक्षेप को इसका श्रेय देना था। जैसे ही यात्री उतरे, कुरैशी ने रॉ एजेंटों द्वारा प्रदान किए गए बम से विमान को उड़ा दिया। ऐसा करने के कुछ ही मिनटों के भीतर कुरैशी, जो ISI के दोहरे एजेंट थे, को पाकिस्तान के लाहौर हवाई अड्डे से एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। बोर्ड पर सभी यात्रियों की सुरक्षित वापसी के साथ भारतीय नेतृत्व ने अपनी योजना के अंतिम चरण में प्रवेश किया। रॉ के मीडिया विंग द्वारा लगातार प्रचार किया गया कि विमान हाईजैक में पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका थी, जिसने मीडिया को एक गर्म विषय बना दिया और सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। यह पहले से प्लान किया गया था कि इंदिरा गांधी पाक विमानों को भारत के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने का आदेश देंगी। भारत ने हवाई यातायात नियंत्रण पर शिकागो कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किए बिना ऐसा किया। इसके साथ भारत भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करके पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य उपकरणों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने में कामयाब हो गया। यह बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की नौसैनिक नाकाबंदी द्वारा कुछ महीनों के भीतर पूरा किया गया। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बेअसर हो गई और बाद के युद्ध में लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रॉ द्वारा अपनाई गई रणनीति के कारण ये सब संभव हो पाया। यह रॉ के कई सफल मिशनों में से एक है। ऑपरेशन गंगा के 50 साल पूरे होने के बाद बाहरी दुनिया को इस बारे में पता चला। आज भी वे चुपचाप भारत के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। जय हिंद।